नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और आज हम क्लास 12 का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। आज ये इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है, भाग 9। पिछली क्लास के अंदर हमने द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन किया। अब हम आगे शुरू करते हैं, बीज का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। देखिए बेटा, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है उसके पश्चात भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों का परिवर्धन या विकास होता है। इन दोनों का अध्ययन हमने कर लिया था तथा बाद में जो संपूर्ण बीजांड होता है वह एक बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बीजांड है वह बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तथा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और आता है, अंडाशय होता है वह फल में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के जो दोनों अध्यावरण थे, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण, जिसको हमने भीतरी अध्यावरण कहा था, अब दोनों अध्यावरण मिलकर बीजावरण या बीजावरण का निर्माण करते हैं। बाह्य अध्यावरण आगे जाकर बाह्य बीजचोल या टेस्टा का निर्माण करता है, जबकि भीतरी या अंत अध्यावरण होता है वह आगे जाकर अंतः बीजचोल या टैगमैन का निर्माण करता है। अब देखिए, बीजांड से बीज बनने तक की अवधि में मुख्य परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था निषेचन से पूर्व परिवर्तन, उसके बाद हमने पढ़ा था निषेचन, और अब अगला है निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। तो चूंकि अभी हमने पहले बात कर ली थी कि अंडाशय जो होता है वह आगे जाकर फल में परिवर्तित हो जाता है, इसी प्रकार बीजांड होता है वह आगे जाकर बीज बन जाता है। इसी प्रकार जो अंडाशय की भित्ति होती है वह आगे जाकर फल की भित्ति बन जाती है। और हम अभी बात कर चुके हैं अध्यावरण की। अध्यावरण आगे जाकर बीजावरण का निर्माण करता है। अध्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण आगे जाकर टेस्टा का निर्माण करता है, जिसे हम बाह्य बीजचोल कहते हैं, जबकि जो आंतरिक या अंतः या भीतरी अध्यावरण होता है वह आगे जाकर टैगमैन का निर्माण करता है, जिसे हम आंतरिक बीजचोल कहते हैं। इसी प्रकार जो अपन लोगों ने भ्रूणकोश की संरचना में संरचनाएं देखी थी, बीजांडकाय, सहायक कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, नाभिका या जिसको हम हाइलम बोलते हैं, बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार और निभाग, इनमें भी परिवर्तन होते हैं और कुछ नष्ट हो जाते हैं। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 7वां पॉइंट है बीजांडकाय। हमने बात करी थी जो भ्रूणकोश का जो चारों ओर का जो आवरण होता है वह बीजांडकाय कहलाता है और निषेचन के पश्चात यह नष्ट हो जाता है। कभी कभी यह परिभ्रूणपोष के रूप में भी पाया जाता है। इसी प्रकार हमने जब निषेचन की क्रिया पढ़ ली थी उस समय हमने ये पढ़ा था कि सहायक कोशिकाएं और जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, जिनको हम एंटीपोडियल या प्रतिव्यासांतक कोशिकाएं कहते हैं, वो उस समय नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार बीजांड का जो हाइलम होता है या जिसे हम नाभिका कहते हैं, वह भी बीज के ऊपर एक निशान के रूप में रह जाता है तथा बीजांड व्रंत होता है वह भी बीज व्रंत में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार बीजांड का जो बीजांड द्वार होता है वह आगे जाकर, पहले बीजांड का बीज द्वार था, बीजांड खुद आगे जाकर क्या हो गया, बीज में परिवर्तित हो गया। तो बीजांड का जो बीजांड द्वार होता है वह आगे जाकर बीज का बीजांड द्वार बन जाता है। इसी प्रकार बीजांड का जो निभाग वाला भाग था, जो कि बीजांड द्वार के ठीक सामने स्थित होता है, वह आगे जाकर बीज का निभाग बन जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बीजांड जब बीज में परिवर्तित होता है तो उसमें और भी परिवर्तन कौन कौन से होते हैं वो देखिए। जो काली मिर्च होती है उसके अंदर बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है, जिसे हम परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। चित्र के अंदर आप देख सकते हैं, जो 1 नंबर चित्र दिखाई दे रखा है उसमें एक पतली परत के रूप में जो दिखाई दे रहा है उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप देखिए, जो यूफोर्बिएसी कुल होते हैं उसके जो सदस्य होते हैं, जैसे अरंडी में भी जो बीजांड द्वार के छोर पर एक सफेद रंग की संरचना बन जाती है, जिसे हम केरंकल कहते हैं। चित्र में जो 2 नंबर चित्र दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट रूप से हमें सफेद रंग की संरचना अलग से दिखाई देती है।
इसी प्रकार कुछ पौधे, जैसे हम लीची की बात करते हैं, लीची को आपने खाया होगा तो जो खाने वाला जो भाग होता है वह वास्तव में एरिल होता है। तो बात करते हैं कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण बन जाता है। इस मांसल आवरण को हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। तो लीची में जो खाने योग्य जो भाग होता है वह मांसल एरिल ही होता है। तो इस प्रकार यहाँ हमने जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है, पेरिस्पर्म किस में पाया जाता है, जैसे काली मिर्च में पाया जाता है, या पेरिस्पर्म होता क्या है, कैरेंकल क्या होता है, किस में पाया जाता है, इसी प्रकार एरिल क्या होता है, यह किस पादप में पाया जाता है, इसके जो प्रश्न है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बीज के विकास के पश्चात अगला टॉपिक है बीज के प्रकार। तो भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हमने बात करी थी कि सामान्यतया जो भ्रूणपोष होता है वह पोषण देने का काम करता है, वह भ्रूण को पोषण देता है और तत्पश्चात वह नष्ट हो जाता है। तो कुछ पादपों के अंदर भ्रूणपोष नष्ट हो जाता है। जिन पादपों के अंदर भ्रूणपोष नष्ट हो जाता है उन पादपों को हम अभ्रूणपोषी कहते हैं, जबकि जिन पादपों के अंदर भ्रूणपोष सामान्यतः नष्ट नहीं होता है ऐसे पादपों को हम भ्रूणपोषी पादप या बीज कहते हैं। इस आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है अभ्रूणपोषी या नॉन एल्बुमिनस सीड। तो इस प्रकार के बीजों में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूणपोष, जो जिसे हम जानते हैं, जो कि एक त्रिगुणित संरचना थी जिसका निर्माण द्वितीयक केंद्रक तथा दूसरे नर युग्मक के मिलने से हुआ था। तो देखिए, इन बीजों में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूणपोष का, जो कि एक त्रिगुणित संरचना है, का पूरी तरीके से उपयोग कर लिया जाता है। अर्थात यह अपने पोषक पदार्थ होता है, वह उन पोषक पदार्थों को भ्रूण को प्रदान कर देता है, इसके कारण वह नष्ट हो जाता है। तो उपयोग कर लिया जाता है अर्थात भ्रूणपोष नष्ट हो जाता है। अतः यह बीज भ्रूणपोष रहित होते हैं। इन बीजों के बीज पत्र में भोजन संचित रहता है। इसके उदाहरण है चना, मटर, मूंगफली आदि। तो आप ये ऊपर जो चित्र देख रखे हैं, ब्रॉड बीन और मेज का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो ब्रॉड बीन दिखाई दे रहा है उसके मध्य के अंदर देखिए आपको पीले रंग की संरचना नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात इस चित्र के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया गया है, लेकिन जो मेज का चित्र दिखाई दे रखा है उसमें आपको पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। अब दूसरा है भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। इन बीजों में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूणपोष का उपयोग नहीं होता है, अतः यह बीज भ्रूणपोष युक्त होते हैं। अर्थात इन पादपों के अंदर भ्रूणपोष नष्ट नहीं होता है। जो मेज का आपको या मक्का का जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आपको पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है, यही एंडोस्पर्म है। अर्थात इसके अंदर भ्रूणपोष नष्ट नहीं होता। इसके उदाहरण है मक्का, बाजरा, सूरजमुखी आदि। जनरली एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके बीज होते हैं वह भ्रूणपोषी होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पादप होते हैं वह अभ्रूणपोषी होते हैं। अब भ्रूणपोषी में एक लाइन और आ गई। इन बीजों में भ्रूण के चारों ओर भ्रूणपोष स्थित होता है। अंकुरण के समय भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। अगला टॉपिक है फल का विकास। जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है और अंडा से भित्ति है वह आगे जाकर फल भित्ति का निर्माण करती है या फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। 11वीं कक्षा के अंदर हमने फलों के बारे में अध्ययन किया था, सत्य फल और असत्य फल। तो जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को हम सत्य फल कहते हैं, और जब अंडाशय से फल का निर्माण न होकर बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुष्पासन आदि से जब फल का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को हम असत्य फल कहते हैं। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। अंडाशय में बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं, जबकि कुछ जातियों में फलों का निर्माण केवल अंडाशय से न होकर बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुष्पासन से होता है। तो ऐसे फलों को असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। उदाहरण है सेव, रसभरी और अखरोट। तो सेव के बारे में आपने पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर, जो आपके 22वां चैप्टर था पहले, उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें जो पुष्पासन होता है वह आगे जाकर फल का निर्माण करता है। सामान्यतया फल का निर्माण निषेचन की क्रिया के पश्चात ही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ अंडा से
बिना निषेचन की क्रिया के ही फल में या फल का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे फलों को अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट व इस क्रिया को अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसके उदाहरण हो गया केला, अंगूर, पपीता, अनानास और संतरा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं। आजकल वर्तिका के ऊपर वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है, जिससे वह प्रेरित हो जाती है और अनिषेक फल बनाए जाते हैं। इस क्रिया को प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। अब चैप्टर का अंतिम टॉपिक है पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण के अंदर क्या होता है कि आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में द्विगुणित एवं अगुणित प्रावस्थाएं एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में चलती रहती है, अर्थात एक बार द्विगुणित और एक बार अगुणित। द्विगुणित जो पीढ़ी होती है वह बीजाणुविद अवस्था को इंगित करती है, जो कि प्रमुख होती है, विकसित होती है और लंबे समय तक चलती है। बीजाणुविद युग्म जाइगोट से विकसित होती है तथा इसके द्वारा जड़, तना तथा पत्तियों में निर्माण होता है। इससे कायिक वृद्धि के साथ साथ जनन अवस्था भी आती है। जबकि युग्मकोद्भिद होती है वह अगुणित पीढ़ी को इंगित करती है। यह अविकसित होती है तथा पूर्ण रूप से यह बीजाणुविद पादपों पर निर्भर रहती है। नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता। यह पूर्ण रूप से बीजाणुविद पर ही बनते हैं। युग्मनज से विभाजनों द्वारा भ्रूण एवं भ्रूण के परिवर्धन से बीजाणुविद का निर्माण होता है, जो कि स्वतंत्र जीवन यापन करता है। इस प्रकार आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में द्विगुणित पीढ़ी बीजाणुविद एवं अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्भिद प्रावस्थाएं एक के बाद एक एकांतर क्रम में चलती रहती है, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसे निम्न चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसी पादप के अंतर्गत बीजाणुविद या स्पोरोफाइट पीढ़ी को कौन कौन से जो पादप अंग है वह दर्शाते हैं, जैसे युग्मनज, एम्ब्रियो, मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्र, बीजांडकाई, अध्यावरण, लघु बीजाणु, मातृकोशिका, गुरु बीजाणु, मातृकोशिका, अंडाशय भित्ति, फल भित्ति, अंडप या स्त्री केसर, बाह्य दल, पुंकेसर, पत्ती, जड़, तना। ये सभी जो संरचनाएं होती है वह द्विगुणित होती है तथा बीजाणुविद पीढ़ी को इंगित करती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण एक बात है कि पुंकेसर द्विगुणित होता है। पुंकेसर द्विगुणित होता है और परागकण जो होते हैं वह अगुणित होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार निम्न संरचनाएं जो है वह गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पीढ़ी या अगुणित पीढ़ी को निरूपित करती है, जिससे लघु बीजाणु या परागकण। अभी हमने पहले कहा था कि पुंकेसर तो द्विगुणित संरचना होती है, लेकिन पुंकेसर के भीतर बनने वाले परागकण होते हैं वह अगुणित संरचना होते हैं। इसी प्रकार जो नाल कोशिका और जनन कोशिका होती है वह भी अगुणित होते हैं। जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वह भी अगुणित होते हैं। इसी प्रकार मादा के अंदर बनने वाले गुरु बीजाणु, भ्रूण कोश, सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं तथा जो दो ध्रुवीय केंद्रक बनते हैं, ये सभी संरचनाएं जो होती है वह अगुणित पीढ़ी को निरूपित करती है। तो जो पीढ़ी एकांतरण है उसको हम एक विशेष चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे बीच में आप देखिए द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ पुंकेसर को दर्शाया गया है और एक तरफ जायांग को दर्शाया गया है। इन दोनों को हमें साथ साथ समझना है और अभी तक हमने जितने भी क्लास अटेंड किए हैं वो सारा का सार है वो यहीं पर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम पुंकेसर के बारे में बात कर लेते हैं। द्विलिंगी पुष्प का जो पुंकेसर होता है वह एक द्विगुणित संरचना होती है और इसके भीतर जो शीर्ष भाग होता है वह परागकोश होता है। परागकोश के भीतर जब विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण होता है और यह कोशिका आगे जाकर अर्धसूत्री विभाजन करती है। यहाँ तक कि जो संरचनाएं होती है वह द्विगुणित होती है, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण हो जाता है, जो कि अगुणित संरचना होती है। तो हम कह सकते हैं अभी द्विलिंगी पुष्प से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस था वह
वह एक स्पोरोफाइट प्लांट था अर्थात द्विगुणित पीढ़ी थी, लेकिन अब अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण हो चुका है जिसे हम एन के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पराग कणों का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। अब हम उस तरफ बात करते हैं, द्विलिंगी पुष्प के दूसरी तरफ हम देखते हैं जायांग लिखा हुआ है। जायांग भी एक द्विगुणित संरचना होती है और जायांग का जो अंडाशय वाला भाग होता है उसके भीतर बीजांड का निर्माण होता है और बीजांड एक द्विगुणित संरचना होती है। बीजांड के भीतर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, यह भी एक द्विगुणित कोशिका है, लेकिन जैसे ही अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही सक्रिय रहता है, उसे हम क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहते हैं और यह एक अगुणित संरचना होती है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख चुके हैं कि द्विलिंगी पुष्प के जायांग और पुंकेसर के जो भाग थे वो तो क्या थे, द्विगुणित थे, लेकिन जब वो आगे जाकर अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो वह अगुणित गैमेटोफाइट पीढ़ी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब हम वापस परागकण में आते हैं। परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं और जब यह परागण की क्रिया के द्वारा मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसके पश्चात वहां पर वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, जिसके फलस्वरूप मादा के जो वर्तिका वाले भाग में होता है एक पराग नलिका का निर्माण होता है। इस पराग नलिका के भीतर 2 नर युग्मक और एक काई कोशिका बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नर युग्मक दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक नर युग्मक होता है और दूसरा देखिए दूसरा नर युग्मक। अब वापस उस तरफ आइए, जो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है उसके नीचे देखिए मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश के भीतर भी आपने देखा था ऊपर की ओर एंटीपोडियल या प्रतिमुखी या प्रतिव्यासंत कोशिकाएं पाई जाती थी, जबकि नीचे की ओर सहायक कोशिकाएं और बीच में एक अंड कोशिका पाई जाती थी। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि निषेचन के पश्चात जो प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं होती है वह नष्ट हो जाती है। अब मध्य में एक ध्रुवीय केंद्रक जिसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं वह जीवित रहता है और एक बीच में अंड कोशिका रहती है। तो जो प्रथम नर युग्मक आया था वह इस अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण या युग्मनज का निर्माण कर लेता है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं युग्मक संलयन की क्रिया के द्वारा एक जाइगोट का निर्माण हुआ है जो कि द्विगुणित संरचना बन जाती है। इसी प्रकार जो दूसरा नर युग्मक था वह आगे जाकर ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम त्रिक संलयन कहते हैं। अब वापस जाइगोट में आते हैं। अब देखते हैं इस प्रकार स्टार्टिंग में आपने देखा था द्विलिंगी पुष्प एक द्विगुणित संरचना थी, लेकिन बाद में जायांग और पुंकेसर दोनों के भीतर क्रमशः गुरु बीजाणु अगुणित और उधर परागकण अगुणित संरचना का निर्माण हुआ। जब ये संरचनाएं वापस में मिल जाती है तो पुनः जाइगोट का निर्माण होता है जो कि एक द्विगुणित संरचना होती है। इस प्रकार आगे जाकर भ्रूण का निर्माण होता है। तो जाइगोट से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। वही एम्ब्रियोजेनेसिस से सब जो भ्रूण बनता है वह आगे जाकर बीज बनता है और इसी द्विगुणित बीज से पादप का निर्माण होता है और पादप के अंदर जब वापस पुष्प निकलता है तो वह द्विलिंगी पुष्प होता है। इस प्रकार ये जो दूसरा और तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा है उस पूरे चैप्टर का पूरा सार जो भी हमने पढ़ा था वो एक चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो बेटा तो विद्यार्थियों आज हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूं कि तीनों चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। काफ़ी चित्र को मैंने बोर्ड के द्वारा भी समझाया है और काफ़ी चैप्टर को मैंने जो ये पीपीटी की स्लाइड है उसके द्वारा चित्रों सहित समझाया है। धन्यवाद।